Good evening, students. In today's online session, we are going to start class 10, chapter number 12, which is electricity. बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी कनेक्टिविटी क्लास 12th में आपको मिलती है. क्लास 11th में तो काफ़ी सारा चीज़ मैकेनिकल के रिलेटेड है, बट एनी हाउ कुछ कुछ आपको 11th में भी मिल जाएगा, बट मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो कनेक्ट होगा क्लास 12 में. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी. चलिए देखते हैं ये चैप्टर क्या हमें कहता है. सो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी. हाँ, इस पीपीटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वॉट एवर आई एम शोइंग यू इन दिस पीपीटी, ये सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक से सेम की सेम चीज़ें ही मैंने ली हुई है. सो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से आपको बता रहा हूँ. वॉट एवर आई एम शोइंग सेम चीज़ मैंने टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की जो आपकी है रेगुलर, उसी में से मैंने लिया है. बट विद एडिशन टू दैट मैंने कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ डायग्राम्स, कुछ कुछ इमेज मैंने एडिशनल ली है जो मुझे लगता है कि आपको समझने में आसानी कर सकता है. सो वॉट एवर आई एम टीचिंग इट इज़ टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. सो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी. आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है हमारी सोसाइटी के लिए. इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और हमारे यूज़ के लिए काफ़ी कन्वीनियंट भी है फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेस, बहुत सारे यूजेस के लिए. जैसे कि घर में पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, मोबाइल सब कुछ चला लो. स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड यूज़ कर लो या फिर अलार्म लगा लो. हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारी डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई हो गया, या फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं वो सारे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रहे हैं. इंडस्ट्रीज़ में भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही मेजर रोल है एंड सो ऑन. हर जगह देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होनी ही होनी है. वॉट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का अगर इतना ज़्यादा ही यूज़ है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है, या उसमें कौन सी चीज़ होती है जो हमें इतना यूज़फुल बना देती है. हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो इसकी सर्किट में कौन सी चीज़ की वजह से वो चल रहा है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं. वॉट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट चलती भी है तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसको कंट्रोल भी करके रखते हैं या फिर रेगुलेट भी करते हैं. रेगुलेट का मतलब कम या ज़्यादा कर देना, कंट्रोल का मतलब बंद या चालू कर देना. इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस. इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने जाएंगे. सो वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस. उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो गर्मी प्रोड्यूस होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में उसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं गर्मी के, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो टॉपिक नंबर 12.1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट कौन सी चीज़ है और सर्किट क्या चीज़ है. टॉपिक को ही सबसे पहले एनालिसिस करते हैं. करंट तो आपको पता ही है, करंट का शुद्ध हिंदी मतलब होता है प्रवाह. पानी का जैसे बहाव होता है उसी चीज़ को हम बोलेंगे प्रवाह. तो आप बोलोगे सर पानी का जैसे प्रवाह होता है, जैसे वो ऊंची जगह से नीचे की जगह पे गिरता है, यस और नो. आपने कभी देखा कि नीचे की जगह से ऊपर की जगह पे पानी जा रहा हो? नहीं जाता. ऑलवेज हाइट डिस्टेंस जितना होगा उसी के हिसाब से पानी ऊपर से नीचे आएगा. उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट कुछ काम करता है. मैं जगह जगह पे आपको उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा, बट आप ये चीज़ जान लो कि पानी का व्यवहार जिस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिक करंट का भी व्यवहार कुछ कुछ वैसा ही होता है. जहाँ पे नहीं होगा देन आई विल टेल यू. सो
यहाँ पे आप सिंपल सी मैंने गिफ फाइल रखी हुई है, आप उसको एनालिसिस कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई बीकर यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैंने पाइप की कनेक्टिविटी दी है, और यहाँ पे मैंने एक मोटर वगैरह लगाया हुआ है। मोटर तो नहीं बोलेंगे इसको, मैं टरबाइन बोल देता हूँ। टरबाइन लगा रहे हैं और टरबाइन की वजह से ये जूसर मिक्सर चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि लाइन के बीच में ही मैंने ये टरबाइन लगाया हुआ है। इन द सेम वे यहाँ पे एक दूसरा बीकर है और यहाँ पे मैंने दो कनेक्शन दे दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही पाइप होने की वजह से सारा प्रेशर इसी पाइप में जाएगा, यस और नो। अगर मैं पाइप को दो जगह पे डिवाइड कर देता हूँ तो क्या ये पानी आधा आधा इन दोनों लाइन में बट जाएगा? यस। बस यही पानी का स्वभाव आपने समझ लिया ना, तो करंट को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको हम यहाँ पे ही पॉज करेंगे, आगे जैसे आता जाएगा मैं उसको दिखाता जाऊंगा। सो वी आर फेमिलियर विद द एयर करंट एंड वाटर करंट। हमें हवा का बहाव और पानी का बहाव के बारे में हम बचपन से चलते आए हैं, किस तरह का बहाव होगा तो क्या होगा, वी ऑलरेडी नो इट। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। हमको ये भी पता है कि जब भी पानी बहता है तो उसमें करंट मतलब कि प्रवाह बनते हैं। Similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example, through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. इसको थोड़ा टेक्निकली दे दिया है बट मैं आपको सही से समझा देता हूँ। If the electric charge flows through a conductor, अब ये कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है, ऐसी चीज़ जो बिजली को अपने अंदर से पास होने दे। ज़्यादा उसमें भी आपने बहुत सारे इंसुलेटर पढ़े थे, कंडक्टर पढ़ा था, सेमीकंडक्टर पढ़ा था। तो वही चीज़ें जो अपने अंदर से बिजली को दौड़ने दे उस चीज़ को हम बोलेंगे कंडक्टर। अगर किसी मेटालिक वायर में से बिजली क्रॉस होती है तो हम उस चीज़ को बोल सकते हैं देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो यहाँ पे और एक चीज़ दिमाग में आती है कि सर सिर्फ वायर पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई भी कनेक्शन हमने नहीं दिए हैं, तो क्या उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है? या फिर आप में से कुछ टेक्निकली बहुत ही साउंड होंगे तो बोलेंगे कि सर अगर मैं चार्जर लगाऊं, मोबाइल को कनेक्ट ना करूं, तो क्या उस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट होंगे? तो ये काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। So in a torch we know that the cells or a battery when placed in proper order provide flow of charges of an electric current through the torch bulb to glow। हमें पता है कि जब टॉर्च में हम स्विच ऑन करते हैं, बैटरियाँ लगी हुई होती हैं, तो पूरा सर्किट बंद होने के बाद उसमें से बिजली दौड़ती है और बल्ब से होके निकलती है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करने लगता है। We have also seen that the torch gives light only when it is switched on। यहाँ पे बहुत ही important चीज़ है कि जो टॉर्च आपके पास है वो तभी उजाला करती है जब उसकी स्विच ऑन हो। आप बोलोगे सर ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, क्योंकि ऑन करेंगे तभी होगा ना। बट यहाँ पे आप एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट अबाउट अ स्विच, अबाउट अ क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, वो धीरे धीरे इसमें डाइव इन कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डज अ स्विच डू? तो स्विच एक्चुअली करती क्या है? मैंने अभी बता दिया कि स्विच जो है वो सर्किट को जोड़ने का और तोड़ने का काम करती है। अगर सर्किट जुड़ी हुई है, इट इज़ बिन कनेक्टेड, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। अगर वो टूटी हुई है, मान लीजिए कि इसी में अगर मैं यहाँ पे ब्रेकेज कर दूँ, तोड़ दूँ इसको, तो यहाँ से पानी का बहाव नहीं जाएगा। इन द सेम वे अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को आप तोड़ देते हो तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से नहीं जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो जो स्विच है वो कंडक्टिंग लिंक, एक गेटवे का काम करता है किस किस के बीच में? बिटवीन द सेल के बीच में, पावर के बीच में, और द बल्ब जो आप रजिस्टर लगाते हो उसके बीच में। ये रजिस्टर टेक्निकल वर्ड है, इसको मैं आगे जाके भी समझाऊंगा।
A continuous and closed path of electric current is called an electric circuit. ये एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे आ गई. A continuous मतलब जुड़ी हुई, कहीं से भी वो टूट नहीं रही, और क्लोज मतलब बंद, स्विच ओपन नहीं होनी चाहिए. ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा बहाव जो कंटिन्यूस है और बंद है, उसी चीज को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिए. पहले तो मैं फिगर ही समझा देता हूँ. यहाँ पे मैंने बैटरी एक नंबर पे लगा दी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे मैंने की लगा दी, और यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दी. क्योंकि ये सर्किट अभी कंटिन्यूस तो है बट ओपन थी, तो यहाँ से बिजली नहीं जा रही थी. जब हमने इसको क्लोज कर दिया तब जाके बल्ब यहाँ पे जला है. इन द सेम वे यहाँ पे भी हमने एक सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, ये चीज़ भी आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा. हालांकि 9th स्टैंडर्ड में सीरीज और पैरेलल आप कुछ कुछ समझे होंगे, बट उसको फिर से हम डिटेल में ले लेंगे. यहाँ पे देखिए, जब ये नॉब बंद है, स्विच बंद है, तो दोनों बल्ब जल के फिर से, अगर स्विच खुली हुई है तो बल्ब नहीं जलेंगे. उसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जब स्विच ओपन हो तब पास नहीं होती. इन द सेम वे यहाँ पे पानी का बहाव भले ही बढ़ रहा है, फिर भी लाइट तो दोनों ही बल्ब में जल रही है. और जब यहाँ पे स्विच अगर ओपन हम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है, तो एक लाइट नहीं हो रही, दूसरी हो रही है. तो ये चीज़ें काफ़ी नज़दीकी से हम समझेंगे इसको. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट जो कंटिन्यूस होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, वो ब्रोकन मतलब क्लोज नहीं रहा अब, एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, या तो फिर उसकी स्विच आपने बंद कर दी है, तो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट लो. तो क्या करंट बहना बंद हो जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, तो हम ये इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करें, समझे कैसे उसको. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. तो इलेक्ट्रिक करंट को हम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. यूनिट टाइम आप बोलोगे सर कितना ले, 1 मिनट ले, 1 सेकंड ले, 1 मिली सेकंड ले, आप यूनिट टाइम में कुछ भी ले सकते हो, यूनिट कोई भी हो, पर वो यूनिट मतलब एक होना चाहिए. 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड, कुछ भी आप ले सकते हो. तो मैं प्रेफरेंस के लिए 1 सेकंड लेता हूँ. तो 1 सेकंड के अंदर मेरे पास अगर एक मेटालिक वायर है, तो उस मेटालिक वायर में से 1 सेकंड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उसको मैं इलेक्ट्रिक करंट बोलूँगा. ठीक है, उसको आसानी से समझना है तो पानी का बहाव ले लो. पानी के बहाव के बीच में मैंने एक डैम जैसा बना दिया है और डैम का एक ही दरवाज़ा खुला रखा है. तो उस एक ही दरवाजे में से 1 सेकंड में से जितना पानी निकल रहा है उसको आप वाटर करंट बोल सकते हो. इन द सेम वे इलेक्ट्रिक लाइन में 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो. मूविंग फॉरवर्ड, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. दूसरी भाषा में उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब जितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पर सेकंड में पास हो रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो. इन अ सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस. जनरल इलेक्ट्रिक यूजिंग जो नॉर्मल सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हम उसको बोलते हैं, उसमें मेटालिक वायर्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो फ्लो बन पाता है. अभी मान लीजिए कि नदी की फिर से बात करें, अगर नदी एक ही लेवल पे है जिसको हम तालाब बोलते हैं, तो उसमें कोई भी फ्लो होता नहीं है, पानी एकदम शांत है, पानी हिल नहीं रहा. इन द सेम वे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस नहीं है, पावर नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है बट इलेक्ट्रिक करंट नहीं है. ये चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है. करंट मतलब बहाव, इलेक्ट्रॉन्स है, बहाव हो सकते हैं बट फिलहाल बहाव नहीं है. अगर पावर नहीं होगा, अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, तो बैटरी नहीं लगाओगे.
However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. आपको जान के बहुत ही सरप्राइज होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व किया गया तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो ये काफ़ी वियर्ड सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे थे बट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बाद में पता चला, लेटर ऑन। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम और एक थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे फिगर्स लगाए हुए हैं। आपने जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगाई हुई है, बड़ी सी सिंपल है। देयर इज़ वन बैटरी। यहाँ पे जितने ये बड़ी लाइन को हम पॉजिटिव लेंगे, छोटी लाइन को नेगेटिव लेंगे, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। तो यहाँ पे दो बड़ी लाइन है उतना, उसका मतलब, और दो छोटी लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे दो पावर हमने यूज़ की है, सेल जो हम बोलते हैं, यहाँ पे दो सेल्स हमने यूज़ किए हैं। अगर यहाँ पे 6 वोल्ट लिखा हुआ है तो 3 इसके और 3 इसके होंगे। इसी हिसाब से जितनी लाइन्स आप यूज़ करते जाते हो जोड़ियों में, उतने पावर्स आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा समझ में आता है। यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे प्लस है उसी साइन पे यहाँ पे एरो मार्क्स है। मतलब ये सर्किट हमें समझाना चाहती है कि बिजली हमेशा पॉजिटिव आयन से लेके नेगेटिव आयन तक दौड़ती है। इट रन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। यस, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ऐसा ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। ट्रेडिशनली मतलब बरसों से यही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। सही है या नहीं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे कि सीरीज में, मतलब उसी प्रवाह के लाइन में मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है, इन्होंने एक बल्ब लगाया हुआ है, वहीं से खर्च होके कुछ पानी खर्च हो जाएगा। अभी आप इसको बल्ब, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको पानी के बीच में रखे हुए बहुत सारे पत्थर गिन लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर नदी बह रही है और बीच में बहुत सारे पत्थर है तो क्या होगा? ये जो बहाव है पानी का वो खर्च हो जाएगा और पानी की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। यस और नो? यस। इन द सेम वे यहाँ पे अगर करंट बह रहा है और यहाँ पत्थर रखे हुए हैं तो यहाँ पे करंट खर्च होना है। मतलब यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे निकलने के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस उसको खा जाएगा, वो पत्थर उसकी स्पीड को कम कर देंगे। यहाँ पे एक एमीटर लगाया हुआ है। एमीटर क्या है मैं आपको आगे जाके अच्छे से बताऊंगा, बट यहाँ पे शॉर्टली मैं बता दूं कि एमीटर कितना बहाव बचा हुआ है उसको मेज़र करता है। उसके बाद आगे जाके यहाँ पे एक प्लग की, मतलब कि चाबी रखी हुई है जो पानी को बंद या खोल सकती है। यहाँ पे इसको की को आप डैम की तरह कंसिडर कर सकते हो। और वापस फिर से बैटरी में आ गए, बैटरी से फिर से पॉजिटिव होके ये पूरा घूमता रहता है। यस और नो? यहाँ पे भी आप चीज़ देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाते हैं यहाँ पे हुए, बाद में यहाँ से खर्च होके फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से, और ये पूरा सर्किट चलता जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो आप देखोगे कि ये जो हम ट्रेडिशनल मेथड ले रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन कुछ उल्टे चल रहे हैं। अगर फिर से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, एटॉमिक जो आपका 9th में एक चैप्टर भी था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हाँ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर था, आपने देखा था उसमें कि उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पूरे घूम सकते हैं, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, और दो एटम बहुत ही नज़दीक नज़दीक है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के घर में जा सकता है, दूसरे का घर से पहला इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल पार्ट रहते हैं किसी भी एटम का। यस और नो? यस। प्रोटॉन मूवेबल नहीं रहता, वो बीच में सेंटर में पकड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल लेके चल रहे हैं उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि प्रोटॉन घूम रहे हैं, बट एक्चुअली प्रोटॉन तो हिल सकते नहीं। कौन हिल सकता है? इलेक्ट्रॉन हिल सकते हैं। तो एक्चुअली ट्रुथ ये है कि जो हमने ट्रेडिशनल मेथड ली है, हालांकि वो गलत है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक और पूरा उल्टा घूमते हैं। इट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे आप देख रहे हो, बैटरी के नेगेटिव पार्ट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, रेजिस्टेंस मतलब बल्ब में खर्च होके वापस फिर से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बल्ब को जला रहे हैं और बाद में क्लोज। यस। तो एक्चुअली ट्रुथ ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टूवर्ड्स
फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव। बट ट्रेडिशनली बहुत सालों से चलता आ रहा है, इसीलिए हम भी उसको ऐसे ही चलाएंगे कि पॉजिटिव से लेके नेगेटिव को करंट फ्लो बताएंगे, आई बताएंगे। गलत चीज यहाँ पे करनी है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। So electric current was considered to be the flow of positive charges and the direction of flow of positive charges was taken to be in the direction of electric current। बहुत सालों पहले जब मैंने आपको जैसे बताया इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे थे पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता नहीं था, तो उस वक्त से लेके सारे साइंटिस्ट जो थे या जितने भी उस फील्ड में काम कर रहे थे वो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव ही करंट फ्लो को कंसिडर कर रहे थे। उसके बाद बहुत सारा रिसर्च हो गया, बहुत सारा पेपर वर्क हो गया, और जब उनको सही में पता चला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे हैव कंसिडर्ड, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उसके बाद उन्होंने ट्रेडिशनल फ्लो को ही कंसिडर किया ताकि ज़्यादा कुछ चेंज ना करना पड़े, क्योंकि क्या पूरा फिजिक्स चेंज हो जाएगा अगर वो छोटी सी चीज़ को अवॉइड नहीं करोगे तो। Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as positive to the direction of flow of electrons, which are negative charges. Conventionally मतलब बरसों से in a electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे उल्टा हम इलेक्ट्रिक करंट को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे अभी हम कूलम्ब के बारे में जानने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मज़ा भी बहुत आता है। इफ अ नेट चार्ज क्यू, अगर एक नेट चार्ज मान लीजिए कि थोड़ा सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स का मैं ले लूँ, फ्लोस अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, जो किसी क्रॉस सेक्शन से होके निकल रहा हो। यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन मतलब पाइप को मैंने बीच से काट दिया, कंडक्टर को बीच से काट दिया, तो उस एरिया, उस दरवाजे से जितने नेट चार्ज निकल रहे हैं ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, यहाँ पे भी यूनिट टाइम आप ले लो, 1 सेकेंड 1 मिनट वॉट एवर योर विश इज, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, तब जाके उस चीज का करंट कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम बोलेंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको याद करने का भी मैं एक तरीका आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। सो I यहाँ पे है करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q है नेट चार्ज कितने, अगर इतने आप देख रहे हो तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इतने ही सेक्शन में से एक ही वक्त पे 5 या इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यस और नो? यस। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन एक ही सेकंड में अगर निकल रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। ये मैंने एक अंदाज़ा लिया हुआ है, एक्चुअली चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होगी, वो मैं कैसे होगी वो भी बताऊंगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके पूरे बंच को, उसके पूरे ग्रुप को हम कूलम्ब से जोड़ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एक कूलम्ब मतलब एक थैला जो कूलम्ब है चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? तो एक थैले कूलम्ब में टोटल नियरली 6 इंटू 10 पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एक थैले में 6 इंटू 10 पावर ऑफ 18, ये ट्रिलियन उससे भी ज़्यादा चला गया, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक कूलम्ब में रहते हैं। यस, यहाँ पे 6 इन्होंने लिया है बट द एक्चुअल फिगर इज 6.25, 6.25 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6.25 इंटू 10 पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक थैले कूलम्ब में, विच इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 इंटू 10 पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10 power of minus 19 कूलम। तो उसका मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 19 कूलम्ब चार्ज, मतलब उतनी एनर्जी वो कंटेन करता है। यहाँ पे आप देखो ये जो रेड है ना दैट इज पॉजिटिव, ये ऊपर वाली फिगर टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दिखानी है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, सो यू कैन से दैट प्रोटॉन्स
और पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लेफ्टवर्ड्स टू राइटवर्ड्स, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं मूविंग फॉरवर्ड। तो हाँ, इसी फॉर्मूला को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए बताई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल है, उसी सीरियल के दो कैरेक्टर है, एक है बबीता जी और एक है अय्यर। तो इसी से मैं ये फॉर्मूला को लिंक कर देता हूँ। वो क्या है, अय्यर की बबीता क्यूट है, अय्यर की बबीता, बबीता इज इक्वल टू बरोबर आई बरोबर क्यूट क्यू अपॉन टी। तो इसी तरीके से इस ट्रिक से आप इस फॉर्मूला को बड़े आसानी से याद कर सकते हो। अय्यर की बबीता बहुत क्यूट है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको मैं फिर से दिखा दूं, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही था वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में। यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन है और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन देखोगे कि उड़ के साइड में चला जा रहा है, साइड में चला जा रहा है, साइड में चला जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। हायर पोटेंशियल मतलब हाई वोल्टेज यहाँ पे है, लो वोल्टेज यहाँ पे। जैसे पानी ऊंचाई से लेके नीचे एरिया तक बहता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज से लेके लो पोटेंशियल लो वोल्टेज तक बहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप देखोगे, प्रोटॉन कहीं पे जा नहीं रहे, दे आर फिक्स्ड, दे आर रिजिड, वो कहीं पे घूमने नहीं जा रहे। घूमने कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट है उस बहाव को किसी यूनिट से तो हमें बांधना पड़ेगा और वो यूनिट है एम्पियर। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरिये एम्पियर। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, 1775 में उसका जन्म हुआ था। उसका मतलब अंदाजन 245 ईयर्स पहले, 250 साल पहले वो पैदा हुआ था और उसने पूरा आपका 10th का एक चैप्टर उसने 250 साल पहले सोच दिया जो आप अब पढ़ रहे हो। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज, 1 एम्पियर का मतलब हो गया कि 1 कूलम्ब 1 सेकेंड में जितनी बार, 1 कूलम्ब मतलब 1 थैला 1 सेकेंड में जितना पास होगा उसी चीज को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन, अगर इससे भी छोटे करंट को हमें मेजर करना हो तो उसके लिए मिली एम्पियर हो गया, विच इज 10 पावर ऑफ -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर हो गया, दैट इज 10 पावर ऑफ -6 एम्पियर। और उसके आगे भी आप जा सकते हो, पेंटा, हेक्टा, नैनो, हाँ, तो उतने भी छोटे एम्पियर इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ एम्पियर। बट ये एम्पियर एमीटर का प्रॉब्लम क्या है, जितना छोटा करंट आपको मेज़र करना है ना उतना ही इंस्ट्रूमेंट महंगा हो जाएगा। तो ये एमीटर के मैंने आपके फ़ोटो डाली हुई है। एमीटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि एक फ़ोटो डाली है सो इसी चीज़ को एमीटर बोलते हैं, नहीं नहीं, बहुत सारे मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर भी आते हैं। ये रेंज भी अलग अलग होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि 5 की रेंज है, मतलब आप 1 एम्पियर तक मेज़र कर सकते हो, इससे आधा आप नहीं कर सकते। तो इससे भी ज़्यादा रेंज वाला भी आता है, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे फिगर 12.1 स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट डाली हुई है बड़ी सी सिंपल, जिसमें एक बैटरी है, एक बल्ब है, एक एमीटर लगाया हुआ है और एक चाबी है, की। यहाँ पे ये डॉट का मतलब है चाबी बंद है, मतलब ये क्लोज सर्किट है। अगर यहाँ से आप डॉट हटा दो तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन मतलब खुली हुई, यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे अगर डॉट डाला हुआ है मतलब यहाँ पे बल्ब जल रहा है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एमीटर, वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बहाव को मेजर करने के लिए बनाया हुआ है। It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. ये एमीटर को always series मतलब पानी के बहाव में ही लगाया जाता है, तभी जाके ये बहाव को माप सकता है, मेजर कर सकता है। सही है ना, उसी लाइन में उसी पाइप में ही लगाना पड़ेगा जहाँ पे बहाव मेजर करना है। सो ऑब्वियसली इट विल बी इन सीरीज।
Figure 12.1 shows the schematic diagram of a typical electrical circuit comprising एक इलेक्ट्रिकल सर्किट 12.1 में दिखाया है जिसमें अ सेल मतलब बैटरी, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एक बल्ब लगाया हुआ है, एन एमीटर लगाया हुआ है और प्लग की, ये प्लग की का मतलब है उसकी चाबी ना अलग से रहती है, फिजिक्स की लैब में आपने देखा होगा, उसको आप निकाल भी सकते हो और डाल भी सकते हो। इट इज़ लाइक अ प्लग, जैसे आप स्विच चालू करने के लिए जो प्लग लगाते हो ना, इट इज़ इन द सेम मैनर, उसी मैनर का होता है। Note that the electric current flows in the circuit from a positive terminal to the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमने इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ बहता है ट्रुथ में, वो हमने जान लिया, बट हमें ट्रेडिशनल फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक ये जा रहा है। सो ये पूरी कथा इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट की हमने कर दी। उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, बड़ा ही आसान है, विच इज एग्जाम्पल 12.1। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आधा एम्पियर, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, जिससे एक फिलामेंट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब चल रहा है। कितने वक्त तक? तो 10 मिनट तक चल रहा है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कितना चार्ज यूज हो रहा है उसको आप ढूंढिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं उसको आप ढूंढिए थ्रू द सर्किट, उस सर्किट में से। तो यहाँ पे एक सिंपल सी आप देख लो कि बैटरी लगाई हुई है, स्विच को अगर ऑफ करो तो नहीं चलेगा, ऑन करे तो चलेगा, बाद में फिर से नेगेटिव की तरफ ये चला गया। ये स्विच ओपन और क्लोज, ये स्कीमेटिक डायग्राम हो गई और ये पिक्चोरियल सर्किट डायग्राम हो गई। तो यहाँ पे गिवन डेटा में है 0.5 एम्पियर, सो I इज इक्वल टू 0.5 एम्प्स। टाइम दिया गया है 10 मिनट, उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट बराबर हो गए 600 सेकंड। अभी बबीता और अय्यर वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही है, बबीता की अय्यर बहुत क्यूट है, वही था ना? नहीं, अय्यर की बबीता बहुत क्यूट है, सॉरी, कहाँ गया? हाँ, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अभी हमें यहाँ पे Q ढूंढना है, तो I इंटू टी सीधा ही चला जाएगा। यस और नो? यस। सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स, T इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। 5 6 30, तो ये तो 3 हो गया और 2 zeros ऐसे लग गए, तो 300 कूलम्स। अभी उस 10 मिनट में 300 कूलम्ब पास हो रहे हैं। आपको ये भी पता है कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10 पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है। तो चलिए, ब्लू बुलेट्स क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? तो आप इसको लिख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कंडक्टिंग पाथ, यहाँ पे कंडक्टिंग मतलब वैसा मेटल होना चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पास हो सके। इट कंटेन्स अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके पास कम से कम एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स, मतलब बैटरी होनी चाहिए, कंपलसरी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब या प्लग में आप लगा दो तो भी चलेगा। एंड अ डिवाइस और एलिमेंट यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए एक आधा इंस्ट्रूमेंट, पंखा, लाइट, कुछ भी जिसको वो यूज कर सके एनर्जी, वो होना चाहिए, तभी जाके सर्किट बनती है। ये दो चीज मैंडेटरी है, एक बैटरी और एक बल्ब। बल्ब की जगह पे पंखा ले लो, मिक्सचर ले लो, वॉट एवर यू टेक्स, इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड। अ सिंपल सर्किट में हैव कंडक्टर, सेल, स्विच एंड लोड। उससे भी सिंपल अगर आप बनानी है तो उसमें कंडक्टर मतलब यहाँ पे अलग चीज़, मतलब कंडक्टर मतलब वायर, जो आप वायर यूज़ करोगे उसको कंडक्टर ही बोलेंगे। सेल बैटरी, स्विच प्लग की ले लो या दूसरी कोई स्विच ले लो। लोड, यहाँ पे लोड का मतलब वज़न नहीं है, लोड का मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, मोटर हो गई या दूसरी कोई चीज़ हो गई, उसको आप लोड कंसिडर कर सकते हो। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या होगा बताइए।
यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, हमने डिसाइड कर लिया. इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, जिसका फॉर्मूला भी हमें यूज किया था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. अयर की बबीता क्यूट है, और अगर मैं यूनिट के टर्म में लिखूँ तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड. एक सेकेंड में जितने कूलम्स पास हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कैलकुलेट कीजिए, बड़ा ही आसान है. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. 9th स्टैंडर्ड में आ गया है. तो टोटल चार्ज एक चार्ज में होते हैं 1 कूलम्ब. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे काउंट करने हैं, सो 1 कूलम्ब अपॉन एक, यहाँ पे n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर आप इसको करेंगे तो n इज इक्वल टू 6.25. मैंने बोला ना 6 नहीं है, 6.25 है. 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल गो फॉर मोर टू नो, ज़्यादा चीज़ें क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान सकते हैं उसको हम लेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में. आई होप आज का पूरा सेशन आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए, तो मैं उस चीज़ को इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन आई विल कवर इट अप. टिल देन रिवाइज करते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. थैंक यू सो मच.